हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मोल कंसेप्ट या फिर चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात आता है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री होती क्या है? तो केमिस्ट्री होती है आपकी किसी भी मैटर का स्टडी। कोई भी मैटर मतलब कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, उन सबको मैटर बोल रहे हैं अपन लोग। तो मैटर का स्टडी को अपन लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो बाप है यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं ये बात आपको पता होगी। वो बोलते हैं, मैं हिंदी में नाम लिखूंगा क्योंकि इंग्लिश में मेरे से लिखा नहीं जाएगा, लेवोसियर या लेवोसियर, ऐसा कुछ अजीबोगरीब नाम होते हैं। जैसे अरस्तु का आप देखते हो, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में बोलोगे तो एरिस्टोटल होगा। तो ऐसे ही घटिया से नाम है, अजीबोगरीब, ठीक है। तो लेवोसियर केमिस्ट्री का पिता है। मैटर क्या होता है समझ में आ गया। कोई भी चीज़ जिसका अपना मास होता है, जिसका अपना वॉल्यूम होता है, जिसका और जो अब स्पेस में जगह को ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, उसको अपन लोग मास बोलते हैं, सॉरी मैटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, फालतू का नोट्स बना करके मेरा कोई काम नहीं है। और वॉल्यूम के बारे में भी बात होगी। वॉल्यूम के बारे में एक बात ध्यान कर लो, मास को यहाँ पर अपन लोग किलोग्राम या ग्राम में, मास को मेज़र करेंगे अपन लोग ग्राम में। केमिस्ट्री में हमेशा सीजीएस मेथड में चलती है। तो मास को मेजर करते हैं ग्राम में और वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में, ठीक है, या फिर एमएल में, या फिर सीसी में, या सीसी और एमएल एक ही बात होती है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वॉल्यूम आ गया। अब लीटर और फिजिक्स में किस में वॉल्यूम को मेजर करते थे? मीटर क्यूब में। और लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। आपको पता होगा वॉल्यूम का फिजिक्स में यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये काम आता है अपनी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में काम आता रहता है। उसके बाद में आता है अपन लोग क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का। तो इस एक तो होता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेस में। तो आपको पता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। सॉलिड किसको बोलेंगे? जिसका मास होगा और जिसका वॉल्यूम होगा, जिसका मास होगा और जिसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। वॉल्यूम का मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वॉल्यूम कैसा, डेफिनेट, मतलब डिफाइन वैल्यू बोलना चाहिए। मतलब कि अपने को फिक्स पता है, जैसे कि एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं, ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और साथ में इसका एक फिक्स शेप होगा। क्या होगा? फिक्स शेप होगा। जैसे आपके पास क्रिकेट की बॉल है तो वो गोल गोल है, आपके पास में एक क्यूब है तो वो क्यूब शेप का है, बुक है तो वो एक हेक्सागोन शेप की है ना, हेक्सागोनल क्यूब है। तो ऐसे सॉलिड का मास, वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है, ये बात आपको पहले से पता होती है। लिक्विड में क्या होता है? मास होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप जो है, जब शेप की बात आती है तो इसके पास में शेप नहीं होता है। आपको पता है लिक्विड को जिस बर्तन में डालते हैं वो वैसा ही शेप ले लेता है। उसके बाद में गैस पे आते हैं तो इसका मास तो होता है बट वॉल्यूम और शेप नहीं होता है। अब गैस को कंप्रेस कर सकते हो तो वॉल्यूम पहले, कमरे, तो मतलब ऐसा मान लो कि एक कमरे में पूरे में गैस थी तो उस कमरे की पूरे, तो वो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? कमरे के वॉल्यूम के बराबर। बाद में आप उसको कंप्रेस करके एक छोटे से बर्तन में भी डाल सकते हो, अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया कि उस बर्तन के वॉल्यूम के बराबर। तो अब यहाँ पे ना तो इसका मास है फिक्स और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है, सॉरी, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आपके पास में आ गए, गैस आ गया। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ आपको लिए समझाने को, हालांकि ये चीज़ें समझाने वाली नहीं है। ये एक बीकर में, कंटेनर में गैस के पार्टिकल थे और यहाँ पर ये पिस्टन लगा था, इसको पिस्टन बोला करते हैं। पिस्टन जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं तो बहुत काम आता है। फिर इसको मैंने कंप्रेस किया, मतलब इसको नीचे दबाया तो गैस का वॉल्यूम इतना सा रह गया। तो यहाँ वॉल्यूम V1 और यहाँ V2 है तो अलग अलग हो गए ना, वॉल्यूम अलग अलग हो गया, शेप भी होता रहता है, ठीक है।
ये जो क्लासिफिकेशन था वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था मैटर का। अब अपन दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, एक आपके पास में आएगा एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आयरन एक एलिमेंट है। बहुत सारे एक जैसे एटम मिलकर के बना लेते हैं एक जैसे एटम तो पता है ना, छोटा से छोटा मॉलिक्यूल, एटम का ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल, कॉपर एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है। तो आयरन में बहुत सारे आयरन के मॉलिक्यूल, जैसे एक आयरन का मॉलिक्यूल मान लो ये आयरन है, तो ऐसे बहुत सारे आयरन के मॉलिक्यूल आपस में उसकी जो भी स्ट्रक्चर होगी, SCP होगी या जो भी FCC होगी, उसके अकॉर्डिंग मिला करके एक एलिमेंट बन जाएगा आपके पास में। आई बात समझ में? ये कोई लिखने वाली चीज़ें नहीं है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस यही है कि आपको इन चीज़ों को समझ में आनी चाहिए कि होता क्या है रियल में एलिमेंट। एलिमेंट के बाद में आता है दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनाएंगे। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलकर बनाएंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक कंपाउंड है, इसमें कैल्शियम के एलिमेंट, कार्बन के एलिमेंट और ऑक्सीजन, ये सब हो गया। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब आ गया। और उसके बाद में आता है तो ये हो गया आपके पास में, ये सब थे प्योर। दूसरा होता है मिक्सर। मिक्सर में एक होता है एक जैसा मिक्सर, होमोजीनस मिक्सर, और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सर। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मिक्सर, अगर सारे एलिमेंट मिक्सर के एक जैसे होते हैं तो उसे होमोजेनस बोलते हैं, और अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिख जाते हैं, जैसे दाल और कंकड़ का मिक्सर है, दाल एंड कंकड़। तो इसमें दाल और कंकड़ आपको अलग अलग दिख जाएगी तो हेट्रोजीनस है। और चीनी का घोल, चीनी को पानी में घोल दिया तो आपको चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिखेंगे, तो ये लोग क्या हो गया, होमोजीनस हो गया। बस इतना समझ लीजिए, बहुत है, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। उसके बाद में फिर आती है अपनी बहुत सारी चीज़ें। अब आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगला टॉपिक आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। मोल कंसेप्ट में ये चीज़ काम में आने वाली, वो सब ऐसे ही था क्योंकि NCERT में चीज़ें लिखी थी तो मुझे कवर अप करवानी थी। रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। इनका एटॉमिक वेट अपने को, एटॉमिक मास अपने को याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो इनके याद ही होंगे। इनका क्या होता है, जस्ट डबल होता है, हाइड्रोजन का डबल नहीं होता, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 का डबल 6 पॉइंट समथिंग होता है। और ये क्या है, 4 होता है तो इसका 4 का डबल 7 कर दो, डबल करके हल्का से ज़्यादा करना होता है। 5 का डबल हो जाएगा 10, 11। एटॉमिक मास बोलते हैं इसको। रिलेटिव वर्ड बार बार यूज़ नहीं करेंगे अपन, एटॉमिक मास ही यूज़ करेंगे। कार्बन 6 नंबर एटॉमिक नंबर, तो मास कितना हो जाएगा, 12। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ये आपको पता भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या काम आएंगे अपने पास में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब सबके लिखते हैं। चलो डबल करो, सोडियम कितना नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, 11 का डबल 23। मैग्नीशियम 12 पे, 12 का डबल 24। एल्युमिनियम 13 का डबल 26। सिलिकॉन का काम नहीं आएगा लिखने की, लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। फास्फोरस का याद रखना पड़ेगा।
15 होता है एटॉमिक नंबर, 15 का डबल 30। सल्फर का काम आएगा 16 होता है, 16 का डबल 32। क्लोरीन होते हैं 35.5, एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बार बार यूज आएगा। आर्गन का होता है कितना 36, और पोटेशियम होता है 39, और कैल्शियम होता है 40। इसके अलावा ये तो नंबर से अपन ने लिख दिए, इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे होंगे जो पूरी पीरियोडिक टेबल में इनके अलावा कौन कौन काम में आएगा अपने पास में। एक आएगा अपने पास में आयरन काम में, एटॉमिक वेट इनके काम आएंगे, याद होंगे तभी मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे। एक काम आएगा कॉपर, आयोडीन काम आएगा, जिंक काम आएगा, ये काम आ सकते हैं, और एयू काम आएगा। तो इनके Fe मतलब 56 याद रखने पड़ेंगे ये एटॉमिक वेट। कॉपर का 63.5, आयोडीन का 127, जिंक का 65, एयू का आप कमेंट करके बताओगे। और मैं एक और बता देता हूँ, एजी का कितना होता है 108। एयू का आपको बताना है कि कमेंट करके कितना होता है इसका एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास आपको याद होंगे तभी आपको बातें समझ में आएगी। एटॉमिक मास और इनको अपन लिखेंगे ए से, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर होता है जेड, ये अपन पीरियोडिक टेबल में जब पढ़े थे तो पढ़ लिए थे, और यहाँ पे होगा एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल दो ए का मतलब। ओके, अब है ना, वापस से मैं पेन चेंज करता हूँ। एटम होता है, उसके मास को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक तो होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसको अपन लोग बोलते हैं AMU। और बस यही होगा, और एक अपन ने जो ऊपर पढ़ लिया वो बहुत है, इतना बहुत है, अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फालतू काम की चीज़ें नहीं है अपनी, ठीक है। एक और वर्ड आता है, चलो, ग्राम एटॉमिक मास। कुछ भी नहीं, पीछे ग्राम लिखा देंगे, इस ग्राम लिख देंगे। जैसे अगर आयरन है तो आयरन का एटॉमिक AMU कितना आएगा 56, और अगर अपने को ग्राम एटॉमिक लिखना है तो अपन लिख देंगे आयरन का कितना लिख देंगे 56 ग्राम। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं। और ये काम की चीज़ें नहीं आने वाली, काम क्या आएगा, ये चीज़ काम आएगी, ये वाली चीज़। ओके, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, बड़े आगे। हाँ, ये एटॉमिक मास आया था, इसको अपन मैंने AMU बोला था। एक AMU की वैल्यू कितनी होती है, एक AMU की वैल्यू बहुत बार बार काम में आएगी, ठीक है। एक MU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। किस में लिखी है मैंने, ग्राम में लिखी है। किसकी वैल्यू है, एक AMU की वैल्यू है, हो जाएगी याद एक AMU की वैल्यू। ओके, अभी है ना, अब मॉड्यूल के क्वेश्चन करने बैठोगे आप तो आएगा कि किसी का भी तुम्हें आपसे पूछेगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा देता हूँ। क्वेश्चन 1, फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ जैसे आपको बोल दिया क्लोरीन, तो पहले अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, एक टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप का क्वेश्चन। तो क्लोरीन का आप एक्चुअल मास लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा 35.5, तो आपका था एटॉमिक मास था, इसका आंसर होगा 35 AMU, बट ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। तो अब आपको AMU की वैल्यू रखनी पड़ेगी 35.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
ये पूरा जब सॉल्व करोगे इसको, तब आपका पूरा इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना सा आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑप्शन पास पास होते हैं तो आपको एकदम एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, और ऑप्शन पास पास दूर दूर है तो मैं यहाँ पे पेन चेंज करके आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ऑप्शन दूर दूर है तो मैं इसको क्या करूँगा, 35 को मान लूँगा 36, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, और इसको मान लूँगा 1.6। पहले क्या करता हूँ, इसको 16 ही मान लेता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ, 96 आएगा। 16 इंटू 6 96 होता है, और 16 3 48, 48 और 9 17, 17 और हाँ 17। उसके बाद में पॉइंट यहाँ लग, एक नंबर के बाद पॉइंट था तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग गया, तो कितना आ गया 17.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। बट यहाँ से भी काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को हमेशा आंसर ऐसे देना होता है, ए पॉइंट बी इंटू 10⁻+-c। आंसर सारे अपने ऐसे होने चाहिए। तो ए पॉइंट बी करोगे तो आप इस पॉइंट को खिसकाओगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में पॉइंट खिसकाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, तो 10 वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। ये लिख लो भले अपन कि लेफ्ट में पॉइंट खिसकाते हैं तो वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट इस 1 से बढ़ाएंगे, 1 से बढ़ाएंगे मतलब -24 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -23 ग्राम। तो ये ऐसा आता है आपके पास में जो आपका है एक्चुअल मास। एक्चुअल मास का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन 2 नंबर अपन करते हैं, CH4 का एक्चुअल मास फाइंड करो। एक्चुअल मास पूछ लिया CH4 का। अब आपके पास में क्या होगा भाई, CH4 का आप पहले तो एटॉमिक मास फाइंड करोगे। एक कार्बन है, पहले आप एटॉमिक मास फाइंड करोगे CH4 का। कैसे करोगे, आपको पता है कार्बन का 12 होता है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 16। अब 16 को, ये तो 16 AMU आया। अब अगर आपको एक्चुअल मास चाहिए तो आप 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम से। तो आपके पास में एक्चुअल एक टाइप का क्वेश्चन सीखिए आप, सिर्फ एक्चुअल मास फाइंड करने का। अब मल्टीप्लाई करना यहाँ आसान है, 16 इंटू 16 कर दो सीधा, इसको 1.6 ही मान लो। ठीक है, तो कितना होता है 256 होता है। उसके बाद में एक नंबर के बाद में पॉइंट है, इसको मैंने 1.6 ही मान लिया कैलकुलेशन के लिए। तो एक नंबर के बाद पॉइंट था, ये पॉइंट इंटू 10⁻24 हो गया। इसको वही, अब मुझे तो ए पॉइंट बी इंटू 10⁻c में आंसर लिखना है, तो 2.56 इंटू 10⁻23। लेफ्ट साइड पॉइंट खिसकाया तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से, हो गई इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल मास निकालने का तरीका आप सीख गए हो। मैं पहले कितने ही क्वेश्चन करवा दूँ, मेथड यही रहेगा, एक AMU की वैल्यू रखो, एटॉमिक मास निकालो और फिर उसको AMU से मल्टीप्लाई कर दो। एक फेमस क्वेश्चन जो आया हुआ है यहाँ से, वो है, मॉड्यूल में भी मिल जाएगा आपको, फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ, मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपके लिए होमवर्क है, मास ऑफ H2O। तरीका आपने सीख लिया ऊपर, मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। क्या करोगे आप, H2O का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकालोगे पहले, वो आएगा 18। 18 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम से, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके वेट नहीं करा रहा हूँ आपसे, ये जाएगा जो भी आएगा, आप जानो, आपके काम धाम जाने, मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो। ओके, तो आपने ये सीख लिया, ये कॉमन सी बातें थी। ठीक है, फिर आता है एक बात, एवोगैड्रो नंबर। मेरी स्पेलिंगों पे कभी मत जाना, मैं तो कॉलेज में भी ऐसे ही लिखता हूँ और बड़ी मुश्किल से आसपास हो जाता हूँ, स्पेलिंग याद ही नहीं होती मुझे, और क्योंकि हिंदी मीडियम का सारा मैं शुरू से, इसीलिए। तो स्पेलिंग पे कोई भी कमेंट मत करना कि भैया स्पेलिंग गलत थी, ये वो, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ कि मुझे नहीं आती स्पेलिंग्स। एवोगैड्रो नंबर, इसको बोलते हैं Na से। ठीक है, Na जो होता है ना, वो 1/AMU होता है, 1/AMU होता है। ओके, ये आपके पास में रिलेशन आ गया। चलिए,
अब Na की एवोगैड्रो की वैल्यू भी अपने को आनी चाहिए। Na बराबर होता है डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि आप वो 1 में करके निकालोगे, नहीं, 6.02 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो की वैल्यू है। ओके, तो एवोगैड्रो होता क्या है, 1/AMU को ही बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो हो गया, ठीक है। और जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं अपन लोग, AMU की हो गई, एक डेफिनेशन होती है कि एक AMU को किसको बोलते हैं, तो वो कार्बन 1/12 के मास को बोलते हैं, है ना। एक वो भी लिख लेता हूँ मैं आपको। 1 AMU को अगर थ्योरेटिकली डिफाइन, प्रैक्टिकली तो डिफाइन कर लिया आपने, कैसे करना है कि भाई 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब अगर 1 AMU, कभी कभी इसको 1U भी लिख देते हैं, आजकल पूरा AMU नहीं लिखते, आलस में यू ही लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि कार्बन 12 जो होता है ना, उसका 1/12वां भाग। देखो, नेचर में कार्बन के 5 टाइप, 3-4 टाइप मिलते हैं। कार्बन 12 मिलता होगा, कार्बन 13 मिलता होगा, कार्बन 14 मिलता होगा, और भी मिलते होंगे, मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। जैसे ये एक अलग टाइप का कार्बन है, ये एक अलग टाइप का कार्बन है। ऐसे काले पीले कार्बन नहीं होते हैं, बट ऐसे ही मतलब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये कार्बन के टाइप है। अब इसमें से मैं ये वाला कार्बन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कार्बन 12, ठीक है। अब कार्बन 12 का एक एटम लूँगा, सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारे एटम थे, मैंने एक एटम लिया कार्बन 12 का, लिया, इसी में से एक एटम लिया। अब इस एक एटम का 12 टुकड़े करूँगा, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़े कर दिए इसके। अब आप ये मत बोल देना आप ऐसे क्यों कर रहे हो, 13 के ही क्यों कर रहे हो। साइंटिस्ट ने, ऐसा होता है ना कि अपन जैसे दुकानदार हैं, दुकानदार ने क्या किया, आपने देखा होगा कुछ कुछ दुकानदार ऐसे पत्थर लेके बैठे होते हैं, वजन वगैरह तोलने के लिए, सब्जी तोलने के लिए पत्थर लेके बैठे होते हैं। तो आपने उसको ऐसे नहीं बोल सकते, उसके मन में आया, उसने एक कोई भी पत्थर उठाया, उसको 1 किलोग्राम के बराबर तोल के रखा, और वो 1 किलोग्राम था। तो साइंटिस्ट चाहते तो क्लोरीन से भी डिफाइन कर सकते थे, ऑक्सीजन से भी डिफाइन कर सकते थे। इसका कुछ हाफ लाइफ का कुछ इश्यू रहा होगा, अच्छी रही होगी इसकी हाफ लाइफ, इसीलिए इसको यूज़ ले रहे होंगे, आई डोंट नो। और अपने को इतना जानना भी नहीं है। जैसे वो दुकानदार होता है ना, कोई पत्थर उठाया और उससे उसे 1 किलो का बाट घोषित कर दिया, तो वैसे ही साइंटिस्ट ने भी, वो चाहता तो कुछ भी उठा सकता था ना। आप उसको जाके ये थोड़ी बोल सकते हो तूने ये पत्थर क्यों उठाया, दूसरा इसकी जगह लकड़ी उठा लेता, मतलब कुछ भी उठा सकता था ना वो, तो मतलब रैंडमली उठा लिया। तो इसने भी ये रैंडमली उठाया, कौन सा, कार्बन 12, उसका एक एटम लिया, उसके 12 टुकड़े किया। तो ये कार्बन 12 का हर एक टुकड़े का वैल्यू कितना है, 1/12, ठीक है। अब इस टुकड़े का जो मास होगा, ये पार्ट है ना, है कि नहीं। अब इस कोई सा भी एक टुकड़ा उठा लो, तो हर कोई सब बराबर है, तो इसका जो मास होगा वो एक AMU या एक U के बराबर होता है। और बाकी सबका किसी का भी एटॉमिक नंबर मास निकालना हो तो वो इसी से निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ गई बात, ओके। मेन होता है समझ में आना। 1/12 मास ऑफ वन एटम कार्बन 12। देखो उल्टा चलते हैं, कार्बन 12 लिया, ओके, उसका एक एटम लिया, ओके, उसका 1/12 पार्ट लिया, 1/12 पार्ट लिया, उसको तोल के देख लिया, उसका जितना भी वजन आया उसको एक AMU बोल दिया, बात खत्म। अब इसमें कार्बन 12 ही क्यों लिया, तो कुछ कुछ साइंटिस्ट बोल देते हैं क्यों लिया, उसका तरीका मैं आपको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब प्रकृति में बहुत मिलता है, बस ऐसा बोल सकते हो, बाकी ऐसा कोई पूछता नहीं है। बट NCERT में बहुत सारी लाइनें ख़राब कर रखी है इसके बारे में लिख लिख के, तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये डेफिनेशन है जो समझा देनी चाहिए। ओके, आगे बात आपको समझ में ये होता है।
फाइनली ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद में अब अपन आते हैं मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट में मोल क्या होता है? मोल एक तो तरीका होता है कि समझना है आपको क्या है मोल। जैसे कि एक कोई पैकेट आता है, मान लीजिए पेन का पैकेट आता है जिसमें 5 पैकेट आते हैं, तो आपको एक पैकेट पकड़ाया तो उसमें 5 पैकेट आ जाते हैं, तो वो एक तरह का मेजरमेंट का तरीका हो गया। अपन ने क्या कर दिया, आपको पता है, पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, 5-10 मिनट का वीडियो मतलब लेंदी बनेगा, बट आपको समझ में आ जाएगी बातें। ये चीज़ें लिखने की नहीं होती, समझने की होती है। मैंने आपको बोला कि आप लेकर के आओ चावल के कितने दाने लाओ? 100 दाने लेके आओ। ये तो दुनिया में दुनियादारी की चलती है ना, वेटिंग वाली सिस्टम, उसका उल्टा सिस्टम है मोल। इतना समझ लो। दुनिया में अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, 1 किलो चावल लेके आए, 1 kg चावल लेके आए, फिर उसको किसी को बिठा दिया, कोई वेला बैठा था, उसको बोला भाई इसमें काउंट करके दाने काउंट बता, तो उसने बोला 1005 दाने हैं इसमें से। पहली बात। फिर अपन ने बोला 1 किलो प्याज लेके आओ, ये प्याज है, एक किलो प्याज लेके आओ। फिर उसने बोला कितने दाने, दाने मतलब कितने पीस है इसमें, तो उसने बोला 6 पीस है, बड़े बड़े प्याज है। आप ऐसे मत बोल देना हम तो 20 प्याज लेके आते हैं 1 किलो में, नहीं, बड़े बड़े प्याज है, ठीक है, तो 6 प्याज आ गए 1 किलो में। ये दुनियादारी में चलता है ऐसा। केमिस्ट्री में क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। अपन हर बार बोलेंगे, जैसे केमिस्ट्री समझाऊं, ये दुनियादारी है, दुनियादारी है। मोलदारी क्या है? मोलदारी है, आपको बोलूँगा मैं कि 1000 चावल के दाने लाओ, दाने लाओ, फिर उसका मैं वजन करूँगा, ठीक है, मतलब उल्टा चल रहा है बस। अपन वहाँ 1 kg चावल ला रहे थे, फिर अपन काउंट कर रहे थे, अंदाज लगा रहे थे, 1005 दाने थे, है ना, तो उसका वजन मान लेते हैं कुछ 998 ग्राम आ गया, मान लेते हैं। मैंने बोल दिया 1000 प्याज के दाने लाओ, प्याज मतलब प्याज के पीस लाओ, अब उसको तोला तो वो हो रहा था कुछ 105 किलोग्राम। हाँ, अब उल्टा कर रहे हैं। तो मोल एक फिक्स है। मोल का मतलब होता है, एक मोल का मतलब होता है 6 × 10⁻23 दाने। तो मोल कंसेप्ट में करेंगे क्या, मैं बोलूंगा इसके मोल निकालो, मैं मान लो बोल दूंगा H2O के मोल निकालो, 1 मोल। तो इसका मतलब क्या होगा कि H2O के मैं कितने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे करूंगा, बहुत सारे कितने, H2O के पानी के, मतलब पानी के मॉलिक्यूल कितने करूंगा, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल को पकड़ूंगा मैं, और उनका वजन निकालूंगा। वो मान लीजिए x ग्राम आता है, वो मुझे पता है वो कितना आएगा, वो आएगा 18 ग्राम। कैसे आएगा आप भी सीख जाओगे, ठीक, सीधी सी बात है। पहले जैसे ग्लूकोज C6H12O6 का 1 मोल, तो आप क्या करोगे, ग्लूकोज के, मैं ग्लूकोज लिख दे रहा हूँ यार, इतना बड़ा बड़ा बार बार मेरे से नहीं लिखा जाएगा। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल लाओगे आप, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल लेकर के आओगे, कहीं से भी लाओ, मुझे परवाह नहीं है, लाओ मॉलिक्यूल, फिर उनका वजन करोगे, तो इसका जो भी आएगा, मान लीजिए इसका कितना आएगा, 180 ग्राम या जो भी आ रहा होगा, मतलब जो भी आएगा वो वजन काउंट कर लेंगे। मान लो मैं बोलता हूँ आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इलेक्ट्रॉन ढूंढ के लाऊंगा, कितने इलेक्ट्रॉन ढूंढ के लाने मुझे,
बेसिक कंसेप्ट आएगा ना, तो इसके न्यूमेरिकल पोर्शन तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला आया सीधा लगाओ और आंसर पाओ। तो 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन को मैं ढूंढ के लाया और फिर मैंने उसका वजन कर लिया कितने ग्राम है वो, ठीक है। हाँ, ग्राम अब समझ में आ गया। मोल कि कुछ भी किसी का भी मोल बोले इसका मतलब है कि 6 × 10⁻23 वैसी यूनिट लानी है। फिर उसका मेरे से मास पूछ सकता है, मेरे से उसमें से वॉल्यूम पूछ सकता है, मेरे से उस पर कुछ भी पूछे मैं कैलकुलेशन करूँगा। लेकिन मुझे समझ में आ चुका है एक मोल का मतलब होता है 6 × 10⁻23 दाने, बस। और ये इसको क्या बोलते हैं 6 × 10⁻23 को? एवोगैड्रो नंबर। बहुत आसान सी चीज़ थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अपन मोल के कुछ फॉर्मूले जो अब फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन मोल, ठीक है। मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक और होता है एन अपॉन एन ए। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल। एन ए आप परिचित हो चुके हैं, ठीक है। एक होता है V अपॉन 22.4। V अपॉन V मतलब वॉल्यूम, और एक होता है मोलैरिटी। ये क्या है? पूरा लिख देता हूं मैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, एक ही आएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मोल, इन फॉर्मूलों से आपको मोल निकालने पड़ सकते हैं। इसको एक अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेते हैं अपन लोग, पेन चेंज करके। ये हो गया बॉक्स, और इसको भी चलिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आधा चैप्टर तो इसी से पूरा खत्म ही होने वाला है, फॉर्मूले से इसे हो जाएंगे। बाकी एक मोल का मतलब क्या होता है मैंने आपको इतनी देर में 10 मिनट आपके खराब करके आपको समझा दिया। तो एक मोल का ये फॉर्मूला आएंगे। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब अपने को वेट दिया होगा, W दिया है या पूछा होगा। ये कब निकालेंगे? जब पार्टिकल, कोई भी तरह का पार्टिकल दिया है या पूछा है। ये कब यूज़ करेंगे? जब वॉल्यूम दिया है या पूछा है? नहीं, ये सिर्फ STP और NTP पर यूज़ करेंगे। STP NTP क्या होता है कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने को क्वेश्चन में बोल देगा STP NTP। अब ये कब यूज़ करेंगे? मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया होगा या पूछा होगा। आगे बात समझ में? ओके। तो STP NTP, कुछ लोग STP NTP के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से, तो मैं ही बता दूं आपको, जानने की ज़रूरत नहीं है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इन दोनों में टेम्परेचर तो होता है सेम, और वो होता है आपका कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वॉल्यूम, यानी 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। और प्रेशर जो होता है इनका वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ATM होता है। लगभग दोनों में बराबर होता है। कोई ज़्यादा PhD करने की जरूरत अपने को नहीं है। ओके, हाँ, प्रेशर के बारे में बता दूं, बार बार काम चीज आएगी, ATM आएगा काम में, और कभी कभी अपने को दिया होगा mm ऑफ Hg। तो 1 ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg होगा। अगेन ये अपने काम की चीज़ है, इसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गए। अब इसमें बहुत सारे कल वाले वीडियो में अपन मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कैसा लगा होगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में आपको है ना कुछ कमी वगैरह नज़र आती होगी या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो जो कंटिन्यूसली, मुझे पता है 20 लोग कंटिन्यूसली वीडियोस को देखते हैं, तो उन 20 लोग का यही फ़र्ज बनता है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको लाइक करना चाहिए।